मैं दिल्ली पर राज करने वाले एक ऐसे शासक की चर्चा करूंगा जिसका राज परिवार राज दरबार से कोई संबंध नहीं था। वह था शेर शाह सूर। शेर शाह सूर ने 1540 में दिल्ली की गद्दी संभाली थी और द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना की थी। 14 वर्ष तक मुगल राज के बाद मुगलों का दंभ और अभिमान तोड़ने का कार्य शेर शाह सूर ने किया था। हुमायूं को 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में 17 मई 1540 को परास्त कर दिल्ली पर सिंहासनारूढ़ हुआ था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल्ली पर द्वितीय अफगान डायनेस्टी की, द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना शेर शाह सूर ने की थी। इस राजवंश के कई शासकों ने कुल मिलाकर 15 वर्षों तक शासन किया, जिसमें 1540 से 45 तक शेर शाह सूर, दूसरा उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह 1545 से 53 तक, फिरोज शाह 1553 और मोहम्मद आदिल शाह 1553 से 56-57 तक। तो इस प्रकार 15 वर्षों तक मुगल राजवंश और कह सकते हैं कि हुमायूं के बाद और अकबर के बीच में 15 वर्षों तक शेर शाह सूर के वंश ने शासन किया। चूंकि 1526 में अफगान इब्राहिम लोदी बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था, तो लगा कि अफगानों की शक्ति अब समाप्त हो गई। लेकिन बिखरे हुए अफगान देश भर में, खासतौर से उत्तर भारत में बिखरे हुए अफगानों को पुनः संगठित कर एक नई ऊर्जा के साथ 68 वर्ष की आयु में शेर शाह सूर ने सत्ता संभाली थी। कहते हैं कि चौसा की लड़ाई के पहले एक संधिवार्ता के लिए हुमायूं ने दूत भेजा था। तो दूत जब मिलने गया शेर शाह से, चूंकि इसका नाम पहले का फरीद था और यह इब्राहिम सूर का पौत्र था और इसका पिता हसन खां पहले घोड़ों का व्यापार ये लोग करते थे और उसके बाद जो है धीरे धीरे सहस्राम का ये सूबेदार हो गया था। तो कहते हैं कि जब राजदूत मिलने गया हुमायूं का, तो बताया गया कि वो युद्ध स्थल के आसपास कहीं है। तो जब जाके मिला तो देखा कि 68 वर्ष की आयु में बाह चढ़ाकर फरीद खाई खोद रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 68 वर्ष का वृद्ध सेनापति, जिस सेना का सेनापति खाई खोदेगा तो सेना में कितना उत्साह पैदा रहा होगा, या सेना कितना ज्यादा उत्साह में आ जाती रही होगी कि उसका प्रधान सेनापति इस उम्र में इतना जटिल कार्य एक सामान्य सिपाही का कार्य कर सकता है। तो एक आकर्षण उसके प्रति अफगानों में निश्चित रूप से रहा होगा। इसी के कारण उसकी संगठित शक्ति ने मुगल सत्ता का सामना करने में समर्थता हासिल की। तो कहते ये हैं कि प्रारंभिक जीवन में अपने पिता के की जागीर की देखभाल एक प्रबंधक के रूप में 21 वर्षों तक किया। तो उसको प्रशासन का एक लंबा अनुभव था, जिसका प्रयोग उसने अपने 5 वर्षों के शासन काल में किया। अगर आप उसके कार्यों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य उसने किए। एक बहुत बड़ा कार्य किया था, पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से और सिंधु नदी तक, यानी कि आगरा, दिल्ली और लाहौर होते हुए एक बहुत बड़ी सड़क बनवाई थी। निर्माण कार्यों पर अगर हम ध्यान दें उसके, तो उस रोड को अब तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उस समय कहा जाता था सड़क ए आजम। ये रोड जो है 1500 कोस लंबी थी, यानी कि बहुत बड़ी चौड़ी सड़क। आज भी इसके प्रमाण और साक्ष्य कहीं न कहीं दिख जाते हैं। सीमेंट की सड़कें बना करती थी उस जमाने में। तो अंग्रेजों के समय में जो ग्रैंड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कह दिया कि यानी बहुत विशाल काय सड़क है। तो ये बहुत बड़ा कार्य किया था और इसका निर्माण बंगाल से लेकर और सिंधु नदी तक था। इसी तरीके से कई सड़कें, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर व चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, और इसी तरीके से 1700 कारवा सराय इसने अपने जो है निर्माण कार्य में इसका नाम लिया जाता है कि इसने कराए थे। और अपना स्वयं का इमारतों की बात करें अगर, जैसे सहसराम में अपना मकबरा बनवाया था, क्योंकि बहुत पर्यटन की दृष्टि से बिहार में बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है सहसराम का इसका मकबरा। दिल्ली का पुराना किला इसी के द्वारा निर्मित कराया है, शेरशाह द्वारा ही बनवाया गया था। और झेलम पर रोहतासगढ़ यानी किले का निर्माण इसने किया था। इसने निर्माण कार्यों में बहुत बड़ा सड़कों का, दुर्गों का, इस तरीके के निर्माण में तो योगदान है ही है। और वास्तव में भारत का जो लैंड सिस्टम है
जो भूमि व्यवस्था है, भौमिक व्यवस्था है, इसमें इसका योगदान बहुत बड़ा है। बाद में आप जानते हैं 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त किया, फिर 10 वर्ष के लिए, फिर 1793 में फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए कर दिया था। तो एक कहीं न कहीं एक पृष्ठाधार शेरशाह सूर्य ने तैयार किया था उस समय ही कि किस तरीके से लैंड सिस्टम को यहाँ मैनेज किया जाए। और कह सकते हैं कि अकबर ने जो कुछ किया, या टोडरमल के नेतृत्व में अकबर ने राज्य के लैंड सिस्टम में जो भी नए नए प्रयोग किए, उसका पूर्वाभ्यास कम समय में शेरशाह सूर्य कर चुका था। और निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि दिल्ली सुल्तानों का जो लंबा समय रहा है वो सब अनिश्चितता का दौर है। हुमायूं का समय भी बहुत लंबा नहीं रहा, वो भी कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं था। शेरशाह ने इन सारे पूर्व अनुभवों का ज्ञान प्राप्त करके एक इकाई कह सकते हैं कि पैमाइश के लिए जरीब का निर्माण किया, यानी खेती की जमीन को नापने के लिए जरीब। ये गज ए सिकंदरी कहते थे। 32 इकाइयों में जरीब में 60 गज होता था। एक जरीब का बीघा 60 गुणे 60 जरीब का एक बीघा हो जाया करता था। इस तरीके से पैमाइश करवाई और कहते हैं कि जमीन का कैसे लैंड जो है रेवेन्यू किसानों से ली जाए, इसका भी एक तरीका उससे निकाला। उच्च कोटि की भूमि, मध्यम कोटि की भूमि और निकृष्ट कोटि की भूमि, इन तीनों का जोड़ा गया, फिर इनका 3 से भाग दे के औसत निकाला गया। उसकी 1/3 माल गुजारी के रूप में लिया गया। और इसी तरीके से जमीन को जो नापने जाता था उसका भी टैक्स किसान को देना पड़ता था, जिसे जरीबाना कहते थे। इसी तरीके से महासीलाना जो वसूलने जाते थे उनका भी अपना खर्च जो है महासीलाना होता था। कहते हैं ये उत्पादन का 2.5 से 2.5 से 5% तक, 2.5 से 5% तक हुआ करता था। इसी प्रकार गुप्तचर विभाग को भी इससे बड़ी मजबूती प्रदान की थी। जो गुप्तचर व्यवस्था निश्चित रूप से राज्य की सशक्त स्थिति को मजबूती देने के लिए या राज्य की व्यवस्था को स्थायित्व देने के लिए गुप्तचरों की आवश्यकता बलबन को भी लगी थी। और बलबन ने भी अपने गुप्तचरों से राज्य के संचालन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी अदा करवाई थी। उसी तरीके से शेरशाह ने भी गुप्तचर व्यवस्था को अपने मजबूत बनाया। इसी तरीके से उसके जो विभाग थे, दीवाने वजारत, वित्त विभाग, दीवाने अर्ज यानी आरिज़ ममालिक के अधीन होती थी सेना, दीवाने रसालत विदेश विभाग, दीवाने इंशा, दीवाने खास, ऐसे जो पहले से दिल्ली सुल्तानों के समय से जो चले आ रहे थे राज्य के पदाधिकारी, वो पदाधिकारी तो नाम लगभग वैसे ही रहे, लेकिन वास्तव में उनकी जो एफिशिएंसी है या उन पर जो सत्ता की पकड़ है, केंद्रीय सरकार की जो पकड़ है, वो शेरशाह सूर्य के समय में निश्चित रूप से मजबूत हुई। उनके कार्यों को रेखांकित किया गया। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ रही हो जो अलिखित रही हो। हर चीज़ को, हर व्यक्ति के कर्तव्य को, उनके अधिकार को, उनकी सीमाओं को नियंत्रित करने का कार्य शेरशाह सूर्य ने किया था। कहते हैं कि 68 वर्ष की आयु में कहता भी था कि मुझे सत्ता बहुत देर से मिली। तो 68 ईयर वास्तव में बहुत वृद्धावस्था में उसने सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन उसने अल्प समय में एक, कहते हैं कि इतिहास में ऐसे लोगों का नाम लिखा जाता है जो रचनात्मक कर जाते हैं, चाहे व्यवस्था संबंधी चाहे निर्माण संबंधी, उन्हीं को याद किया जाता है। और विरोधी परिस्थितियों में लड़ने वाले, चूंकि हुमायूं जैसे मुगल सम्राट से का सामना करके और छिन्न भिन्न हो चुकी अफगान शक्ति को जिस तरीके से उससे मजबूती प्रदान की थी, वो वास्तव में उस युग के लिए बहुत बड़ी बात थी। और अफगानों को पुनः एक तरीके से स्टैंड करने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। बाद के समय में धीरे धीरे अफगानों की शक्ति छिन्न भिन्न हुई, लेकिन शेरशाह के समय में निश्चित रूप से दोबारा इब्राहिम लोदी के बाद यानी सेकंड अफगान राज्य की स्थापना में उसकी भूमिका वास्तव में आश्चर्यजनक थी। एक कारण यह भी है कि हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं बड़ा लर्नेड व्यक्ति था, लेकिन एक कुशल प्रशासक नहीं था। अपने भाइयों के साथ उसका जो व्यवहार था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। तो कहा भी जाता है कि हुमायूं अपने संपूर्ण जीवन काल में, अपने शासन के काल में लड़खड़ाता रहा। तो उस लड़खड़ाने का भी फायदा उठाया था। शेरशाह की एक नीति थी, शेरशाह प्रत्यक्ष जो है हमला नहीं करता था। युद्धों की उसकी जो टैक्टिक्स है वास्तव में बड़ी विचित्र थी। अप्रत्यक्ष युद्ध करने के बजाय अप्रत्यक्ष चौंका देने वाला, मौसम का फायदा उठाने वाला, वर्षा के मौसम का ही चौसा और बिलग्राम के युद्ध में वर्षा काल का ही फायदा उठाया था कि बरसात होने लगी, अचानक लेटे हुए शत्रु पर हमला कर दिया।
तो इन सब चीज़ों को, इस कला को वो जानता था, स्वयं बड़ा विद्वान था, जौनपुर में उसने शिक्षा प्राप्त की थी। लर्नेड व्यक्ति होते हुए भी युद्ध कौशल में 21 वर्ष के अपने जो है सूबेदारी के कार्यकाल में सासाराम के उसने बहुत कुछ सीखा था। और ये चालबाजियां वास्तव में उसकी राज्य के सत्ता संचालन में बहुत कारगर सिद्ध हुई। युद्धों की नीति उसकी भी यही थी कि प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय पीछे से युद्ध करना, अचानक शिविर पर हमला कर देना। तो ये सब हुमायूं के लिए उल्टा पड़ा और शेरशाह इसमें सफल हुआ। इसी तरीके से उसके अगर धार्मिक विचारों की चर्चा करें तो कह सकते हैं कि समन्वय की नीति थी, सबको ले चलने का एक पूरा अभ्यास अकबर से पूर्व से किया था और सारे मतावलंबियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य उसने अपने कार्यकाल में किया। तो एक सबसे बड़ी इतिहास में, अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेरशाह की भूमिका की बात करें तो सबसे बड़ी चर्चा उसके जो लैंड रेवेन्यू संबंधी रिफॉर्म्स हैं, जिस तरीके से भूमि की पैमाइश करवाई और भूमि का जिस तरीके से राजस्व निर्धारण किया, एक तो ये, फिर उसके बड़े निर्माणों के कारण, और तीसरी चीज ये कि एक बिखरी हुई अफगान शक्ति को पुनः स्थापित करके एक नया रूप देने का प्रयास उसने किया और सेकंड अफगान डायनेस्टी की स्थापना की। धन्यवाद।